हेलो एवरीवन। सेल बायोलॉजी के अंदर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल की एक आउटर कवरिंग होती है जो कि सेल के इनसाइड एंड आउटसाइड एनवायरनमेंट को सेपरेट करती है। इसके अलावा इसकी प्रोटेक्शन भी करती है, होम्योस्टेसिस भी मेंटेन करके रखती है, एंड कौन सी चीज़ आउट जानी है, कौन सी चीज़ बाहर जानी है, कौन सी चीज़ अंदर आनी है, इन होनी है, वो भी ये डिसाइड करती है। तो यहाँ पे हम चार मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा भी बोला जाता है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा है, ये क्या होती है? ये एक थिन ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है। इलास्टिक एंड रीजनरेटिव एंड सिलेक्टिवली सेमी परमेबल आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की। तो सेल की एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो कि थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक होती है, इलास्टिक होती है, रीजनरेटिव होती है, एंड इसके साथ ही सिलेक्टिवली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमेबल यानी कि ये क्या होगी? हाफ ही चीज़ों को इन और आउट जाने देगी। एंड सेलेक्टिवली यानी कि ये सिलेक्टिव चीज़ों के को ही एंट्रेंस देगी और एग्जिट देगी। तो ये क्या करेगी? सेलेक्टिवली कंट्रोल करेगी एग्जिट और एंट्रेंस के ऊपर किसी भी मॉलिक्यूल के। ये जो लेयर होते हैं ट्राई लेमिनर लेयर होती है, यानी कि ट्राई मीन्स तीन, लेमिनार मीन्स लेयर। तो ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखती है। जैसे कि अगर हम बात करें सेल की, तो सेल का जो इनसाइड का एनवायरनमेंट है एंड जो सेल का आउटसाइड का एनवायरनमेंट है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? ये क्या करती है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी कि कौन सी चीज़ अंदर आनी है, कौन सी चीज़ बाहर जानी है, कब कौन सी चीज़ को बाहर जाना चाहिए एंड कब इसकी रिक्वायरमेंट अंदर है। तो इस बेसिस पे ये क्या करती है? होम्योस्टेसिस, एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन भी मेंटेन करके रखती है, कांस्टेंट कंसंट्रेशन भी मेंटेन करके रखती है, साथ ही प्रोटेक्शन भी करती है। इसके अलावा ये जो मेम्ब्रेन है ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करेगी, कौन सी चीज़ एग्जिट जानी है, कौन सी चीज़ इन जानी है, तो इन सभी चीज़ों में ये हेल्प करती है। मॉडल्स की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरल मॉडल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, हम यहाँ पे 4 मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे मॉडल्स हैं, ये 4 मॉडल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है। इसमें सबसे फर्स्ट आता है गोर्टर एंड ग्रिंडेल का मॉडल। सेकंड यहाँ पे आता है सैंडविच मॉडल ऑफ डेनियाली एंड डेवसन। थर्ड मॉडल आता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ रॉबर्टसन। एंड फोर्थ यहाँ पे आता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सिंगर एंड निकोलसन। तो ये 4 मॉडल्स हैं। अभी इन 4 मॉडल में से जैसे कि सबसे फर्स्ट जो है 1925 के अंदर आया, ये 1935 के अंदर आया। तो इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर ये जो चीज़ें बनी थी या फिर इन्होंने डिस्कवर की थी, स्टडी की थी, ये जो है नेक्स्ट मॉडल के अंदर मॉडिफाई करके बताई गई। इसके बाद इसमें जो इन दोनों मॉडल्स में थी वो नेक्स्ट के अंदर, एंड इन तीनों मॉडल्स में जो थी वो मॉडिफाई करके फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अंदर बताई गई, जो कि सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल्स है। अब यहाँ पे ये जो 3 मॉडल्स हैं इनको रिजेक्ट क्यों किया गया था? फिर इनके कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो ड्रॉबैक्स क्या थे? एक तो ये जो फंक्शंस होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के उनको नहीं बता पाए थे, या फिर हम बोल सकते हैं जो फंक्शनल स्पेसिफिसिटी होती है उसको नहीं बता पाई थी। साथ में ही जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है कैसे होता है वो भी ये नहीं बता पाई थी। तो इस वजह से इन सभी मॉडल्स को रिजेक्ट कर दिया गया था। और यहाँ पे क्या है, एक और नया मॉडल जैसे कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल आया था। तो यहाँ पे वन बाय वन हम इन मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट आता है गोर्टर एंड ग्रिंडाल का मॉडल, जो कि 1925 के अंदर दिया गया था। अब इस मॉडल के अंदर यहाँ पे क्या किया गया? इन्होंने प्रपोज किया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाईमोलिकुलर डबल शीट ऑफ फोस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है। ठीक है, डबल शीट होती है या फिर बाई लेयर होती है फोस्फोलिपिड्स की। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया? इन्होंने स्टडी की, रेड ब्लड सेल्स ली, एनिमल्स की या फिर ह्यूमंस की इन्होंने ली। तो रेड ब्लड सेल्स में से इन्होंने लिपिड को एक्सट्रैक्ट किया। साथ में जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनका टोटल सेल सरफेस एरिया भी क्या किया? एस्टिमेट किया, मेजर किया। और ये जो लिपिड एक्सट्रैक्ट किए थे इनको एक वाटर सरफेस के ऊपर एक्सपेंड कर दिया, इनको फैला दिया।
अब फैलाने के बाद ये पता चला, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एरिया है ये भी मेजर किया गया, एंड जो वाटर का एरिया था यानी कि वाटर के ऊपर ये स्प्रेड किया गया है, इनको भी मेजर किया गया। और ये पता चला ये एरिया जो है ये 1x है, तो ये 2x है, यानी ये इसका डबल है। तो इस वे में इन्होंने कंक्लूड किया कि ये जो लिपिड की जो लेयर है ये एक डबल शीट है, एक डबल लेयर है। और यहाँ पे कंपोजिशन जो है 2:1 की देखेगी, तो यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 1 आया, जो सरफेस एरिया मेजर किया गया। तो इससे इन्होंने पता लगाया कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, एक डबल शीट होती है फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की। और इन्होंने ये फर्स्ट लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर भी क्रिएट किया, बनाया। इसके बाद इन्होंने ये जो स्टेप्स लिए, अगर हम इनको थ्योरेटिकली देखें तो सबसे पहले इन्होंने आइसोलेट किया लिपिड्स को आरबीसी से, जो कि ह्यूमंस और एनिमल्स की हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने वाटर सरफेस के ऊपर इन लिपिड्स को स्प्रेड किया। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में इन्होंने पाया कि जो लिपिड्स है आरबीसी से, उनके पास अबाउट डबल सरफेस एरिया है सेल से। ठीक है, सेल के पास 1 सरफेस एरिया है तो उनके पास डबल सरफेस एरिया है। तो इस वे में इन्होंने कंक्लूड किया कि आरबीसीज जो है ये कवर की जाती हैं 2 मॉलिक्यूल्स थिक फैटी सब्सटेंस से। तो इस वे में ये जो है लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर का पता लगा कि एक लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है। तो ये है गोर्टर एंड ग्रिंडेल मॉडल। तो इसमें क्या किया, इन्होंने लिपिड को एक्सट्रैक्ट किया और वाटर सरफेस के ऊपर फैलाया, और एरिया जो है वो मेजर किया, और जहाँ पे जिस सरफेस के ऊपर ये जहाँ से एक्सट्रैक्ट यानी आरबीसी से, उसका भी सरफेस एरिया इन्होंने मेजर किया। और ये इन्होंने पाया कि यहाँ पे जो वाटर सरफेस के ऊपर लिपिड जो का जो मेजरमेंट है, जो एरिया है वो डबल पाया गया है, यानी कि लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होती है, एक डबल शीट होती है फोस्फोलिपिड की। अब ये जो मॉडल है इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इसने कुछ ट्रांसपोर्ट, कुछ फंक्शनल स्पेसिफिसिटी कुछ नहीं बताई। इसके बाद सेकंड मॉडल यहाँ पे आता है सैंडविच मॉडल ऑफ डेनियाली एंड डेवसन, जो कि 1935 के अंदर दिया गया था। यहाँ पे नाम से पता चल रहा है सैंडविच, यानी कि यहाँ पे सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये किस चीज़ के बने हुए होते हैं, जैसे ये तो हमने पहले ही मॉडल में देख लिया कि ये लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है, या फिर हम बोल सकते हैं फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है। अब इसने बताया कि ये लिपोप्रोटीनियस की ट्राई लैमिनर और ट्राईपार्टाइट लेयर होती है। लिपो यानी लिपिड्स, प्रोटीन्स ये एक लेयर होती है, जो कि लिपिड एंड प्रोटीन की एक ट्राई लैमिनर लेयर होती है। अब यहाँ पे इन्होंने दिखाया, इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाया, तो यहाँ पे ये जो लेयर है ये दिखाई गई। अब इन लेयर्स में से अगर हम देखें तो ये एक प्रोटीन की लेयर है, ये एक प्रोटीन की लेयर है, और ये जो बीच वाली लेयर है ये लिपिड की लेयर है। तो इस वे में प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन की एक सैंडविच बन गई है, एक लेयर्स बन गई है, जिसको सैंडविच का नाम दिया गया। अब ये जो ट्राई लेमिनर लेयर है यहाँ पे प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन की, इसमें से जो आउटर एंड इनर लेयर है, यानी कि आउटर एंड इनर लेयर, ये जो लेयर है डेंसर प्रोटीन मोनोलेयर होती है। जबकि जो मिडल लेयर है ये क्या होती है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। फोस्फोलिपिड बाइलेयर जो है ये फोस्फोलिपिड्स की बनी हुई होगी। ये एक और स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया कि यहाँ पे फोस्फोलिपिड की बाइलेयर है, और ये जो है ये पाए जा रहे हैं यहाँ पे प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं, ये भी क्या है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स है। तो इस वे में ये बताया गया कि ये प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन का एक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके बाद जो फोस्फोलिपिड लेयर है वो फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की बनी हुई होती है, जैसे ये एक फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, ये एक फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। अब अगर हम फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहे हैं तो ये ऐसा नजर आएगा हमें। वैसे हम अगर लेयर की बात करें तो हम नॉर्मली ऐसा ही बनाते हैं, लेकिन ये जो इसकी एक टेल है वो थोड़ी सी बेंट और किंक्ड यहाँ पे होती है, और इसी वजह से जो मेम्ब्रेन है वो फ्लूइडिटी शो करती है। अब ये जो फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है इसके अंदर दो स्ट्रक्चर है, एक इसका हेड होता है और एक इसकी टेल होती है। हेड जो है हाइड्रोफिलिक पोलर हेड होता है, एंड टेल जो है हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर होती है। हाइड्रोफिलिक का मीनिंग है ये वाटर लविंग होगा, एंड ये वाटर हीटिंग होगा। तो ये दो पार्ट्स इसके अंदर पाई जाती है। अब अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग, इसकी बात करें, जब किसने ट्रांसपोर्ट को या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट को नहीं बताया था, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये हम बात करें अगर सेल की, तो सेल के बाहर भी एक्वस एनवायरनमेंट है, अंदर भी एक्वस एनवायरनमेंट है। अब यहाँ पे ये जो है ये लेयर पाई जा रही है, ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब इस लेयर का अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें, ये थोड़ा सा हिस्सा देखें, तो ये ऐसा नजर आएगा। अब इसमें ये हमने देख लिया कि ये प्रोटीन्स और लिपिड्स की लेयर पाई जाती है। तो जो भी सब्सटेंस यहाँ पे क्या होगा, जो भी सब्सटेंस यहाँ पे लिपिड सोल्यूबल होगा, लिपिड सोल्यूबल होगा,
या तो ये जो सब्सटेंस है वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा, स्मॉल इन साइज होगा, या तो ये नॉन पोलर होगा। तो ये क्या हो जाएंगे, ये इजिली पास कर जाएंगे इस मेम्ब्रेन को, क्योंकि यहाँ पे ये जो लिपिड बाइलेयर है ये इनको डिसोल्व करेगी और इजिली इनको पास करवा देगी। लेकिन अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल लार्ज है, या तो पोलर मॉलिक्यूल है कि इसके ऊपर चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो इस वे में यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के पोर्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, उनकी हेल्प से यहाँ पे ये मूवमेंट होती है या फिर ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये मॉडल भी है, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। जैसे कि ड्रॉबैक्स की अगर हम बात करें तो ये फंक्शनल स्पेसिफिसिटी नहीं एक्सप्लेन कर पाया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाया, इसके अलावा जो आउटर और इनर प्रोटीन्स है वो कौन कौन से हैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। एंड इसका ही एक मॉडिफाइड वर्जन आया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ रॉबर्टसन इन 1959। अब ये तो पता लग ही गया था यहाँ तक भी कि यहाँ पे क्या है, ये लिपोप्रोटीनेस की एक ट्राइलेमिनर लेयर है। अब यहाँ पे रॉबर्टसन ने क्या किया, अलग अलग जो बायो मेम्ब्रेन है, अलग अलग ऑर्गेनल की अलग अलग स्ट्रक्चर की जो बायो मेम्ब्रेन है, इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर इन्होंने स्टडी किया। और ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी करके इन्होंने कंक्लूड किया कि हर एक जो मेम्ब्रेन है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो क्या है, वो सिमिलर ही है, लेकिन उसकी जो थिकनेस है वो अलग अलग है। जैसे कि कोई सिंगल लेड है, कोई डबल लेड है, तो इसकी जो थिकनेस है वो क्या है, वो अलग अलग है, लेकिन ये जो लेयर्स है वो सिमिलर, एक जैसे ही दिखती है, एक जैसे ही कंपोनेंट इनके अंदर पाए जाते हैं। और इन्होंने फिर इनको यूनिट मेम्ब्रेन जो है ये टर्म दी, ये टर्म कॉइन की। तो इनके अकॉर्डिंग भी लिपोप्रोटीनेस ट्राइलेमिनर लेयर होती है और ये प्रोटीन की बनी हुई होती है, और ये प्रोटीन जो है ये बीटा फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। इससे पहले के मॉडल्स में बताया गया था कि जो प्रोटीन्स है वो अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते थे। अब ये जो फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल है जो कि हाइड्रोफिलिक पोलर हेड होता है एंड हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल इसके अंदर पाई जाती है। अब इन्होंने थिकनेस की बात की थी कि थिकनेस जो है, थिकनेस के अंदर ही ये अलग अलग इनके अंदर डिसिमिलरिटी पाई जाती है लेयर्स के अंदर। तो एवरेज थिकनेस इन्होंने बताई कि 75 टू 100 mm स्ट्रॉन्ग की पाई जाती है, और इनमें से भी 20 टू 30 mm स्ट्रॉन्ग की प्रोटीन लेयर होती है एंड 35 टू 40 mm स्ट्रॉन्ग की फोस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। और फोस्फोलिपिड बाइलेयर में से भी 5 mm स्ट्रॉन्ग का पोलर हेड होता है एंड 25 mm स्ट्रॉन्ग का नॉन पोलर टेल यहाँ पे पाई जाती है। तो ये थिकनेस जो है इस मॉडल के अकॉर्डिंग दी गई। अब इस मॉडल के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसके अलावा फंक्शनल स्पेसिफिसिटी जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, एंड डायनेमिक जो नेचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये सभी चीज़ें ये भी डिस्कस नहीं कर पाया, तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। अब इन मॉडल्स का एक मॉडिफाइड वर्जन आया जिसको बोला जाता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो कि 1972 के अंदर सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। अब यहाँ पे इसके टर्म से पता चल रहा है फ्लूइड, यानी कि ये फ्लूइड होगा एंड इसका पैटर्न जो है वो मोजाइक जैसा होगा। ठीक है, मोजाइक जैसा इसका पैटर्न होगा। तो यहाँ पे क्या पाया गया कि यहाँ पे पाया गया कि इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट दी गई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन आइसबर्ग्स की बनी होती है एक सी ऑफ लिपिड्स के अंदर। जैसे ये एक सी ऑफ लिपिड्स है, इसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, प्रोटीन के आइसबर्ग्स जो है वो तैर रहे होते हैं। तो ये सी ऑफ लिपिड्स है जिसके अंदर प्रोटीन के आइसबर्ग्स जो है वो पाए जाते हैं। तो ये बोला गया यहाँ पे सिंगर एंड निकोलसन ने, और इन्हीं की वजह से, इन्हीं स्कैटर्ड नेचर की वजह से इसको मोजाइक का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये फ्लूइड थी और इसके अंदर प्रोटीन्स तैर रहे होते हैं, इसलिए इसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल का नाम दिया गया। अब ये लेयर भी इसके अकॉर्डिंग भी क्या है, ये एक लिपोप्रोटीनियस ट्राइलेमिनर लेयर है। इसकी एवरेज थिकनेस जो है 20 mm स्ट्रॉन्ग प्रोटीन लेयर की होती है, 35 mm स्ट्रॉन्ग फोस्फोलिपिड बाइलेयर की होती है। अगर हम इसके डायग्राम के अंदर देखें तो ये डायग्राम के अंदर हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे फोस्फोलिपिड की फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है, फिर फोस्फोलिपिड बाइलेयर यहाँ पे पाई जा रही है। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर्स है ये क्या है, ये प्रोटीन्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, तो ये अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पाए जाते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये पाए जाते हैं यहाँ पे कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल के अलावा यहाँ पे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। तो ये अलग अलग टाइप की कंपोजिशन यहाँ पे पाई जाती है।
अब फोस्फोलिपिड लेयर जो है फ्लूइडी इन नेचर है, जब भी तो इसके अंदर प्रोटीन जो है वो ऐसे हमें नजर आते हैं कि स्कैटर्ड है या फिर तैर रहे हैं। अब ये फोस्फोलिपिड लेयर जो है फ्लूइडी इन नेचर है, जैसे कि एक हमने बात की थी कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे इनके अंदर बेंडिंग पाई जाती है इसकी टेल की स्ट्रक्चर के अंदर, तो एक तो उस वजह से ये फ्लूइडी इन नेचर होती है। अब फ्लूइडी इन नेचर होने की वजह से ये क्या करेंगे, ये मूवमेंट करेंगे, ये जो फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है ये मूवमेंट करेंगे। मूवमेंट कैसी हो सकती है, दो टाइप की मूवमेंट हो सकती है। एक मूवमेंट हो सकती है विद इन द लेयर, कि ये जो मॉलिक्यूल है इसकी जगह यहाँ आ गया है, ये मॉलिक्यूल है इसकी जगह यहाँ आ गया है, ये इसकी जगह आ गया है, ये एक दूसरे के एक ही मेम्ब्रेन के अंदर विद इन सेम लेयर के अंदर ये क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते हैं, जिसको बोला जाता है ट्रांजिशन मूवमेंट। ठीक है, इसको बोला जाता है ट्रांजिशन मूवमेंट। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आती है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, यानी कि ये एक लेयर से दूसरी के अंदर फ्लिप करके जाएंगे, तो ये होती है बिटवीन लेयर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये मॉलिक्यूल इसकी जगह चला जाएगा, ये मॉलिक्यूल यहाँ आ गया, ऐसे ये मॉलिक्यूल यहाँ चला गया, ये मॉलिक्यूल यहाँ आ गया, तो ऐसे ही फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट चलती रहती है। तो ये दो मूवमेंट, दो टाइप की मूवमेंट यहाँ पे देखी जाती है, ट्रांजिशन जो कि सेम लेयर की होगी अंदर होगी, एंड फ्लिप फ्लॉप जो कि बिटवीन द लेयर्स होगी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो स्ट्रक्चर इसका बना है ये किन कंपोनेंट से बना है, जैसे हमने देख लिया कि ये प्रोटीन एंड लिपिड का तो बना होता है, ये साथ में इसमें अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो ये प्रोटीन्स का बना होता है, मेम्ब्रेन लिपिड्स का बना होता है, जिसके अंदर फोस्फोग्लिसराइड्स, स्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे पाए जाते हैं। इनको हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये लिपिड जो है, ये लिपिड का एक सी पाया जा रहा है, जिसके अंदर ये प्रोटीन जो है कहीं कहीं स्कैटर्ड हमें नजर आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट पाए जाते हैं अलग अलग टाइप के लिपिड्स। लिपिड्स के अंदर फोस्फोग्लिसराइड्स पाए जाते हैं, स्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे ये कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे पाए जा रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, अगर ये प्रोटीन के साथ अटैच है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन कहलाते हैं, अगर ये लिपिड के साथ अटैच है तो ये ग्लाइकोलिपिड कहलाते हैं। तो ये, और इसके अलावा यहाँ पे फ्लूइडी नेचर होते हैं, ये फ्लूइडी नेचर होने की वजह से ये मूवमेंट करते हैं, अगर एक ही लेयर के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं तो वो होगी ट्रांजिशन मूवमेंट, अगर बिटवीन द लेयर मूवमेंट चल रही है तो वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहलाएगी। अभी वन बाय वन हम इन स्ट्रक्चर्स के, इन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन जो है तीन टाइप के प्रोटीन का बना हुआ होता है, तीन टाइप के प्रोटीन यहाँ पे पाए जाते हैं, एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। तो ये तीन टाइप के प्रोटीन होंगे। सबसे फर्स्ट आता है एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन, नाम से ही पता चल रहा है ये एक्सट्रिंसिक यानी आउटर और पेरिफेरल साइड पे पाया जाएगा। तो ये जो प्रोटीन है ये लाई आउटसाइड द आउटर एंड इनर सरफेसेस ऑफ द फोस्फोलिपिड लेयर। तो ये जो इस साइड वाला जो सरफेस है एंड जो इस साइड वाला सरफेस है, दो सरफेस इसके हैं। तो इन सरफेस में अगर हम बोले यहाँ पे ये है एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस और ये है साइटोप्लाज्मिक सरफेस, साइटोप्लाज्मिक सरफेस। ठीक है, ये जो है ये दो सरफेस यहाँ पे पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, ये प्रोटीन जो है ये दोनों साइड ही पाए जा सकते हैं, लेकिन ये पेरिफ्री पे पाए जाते हैं। ठीक है, पेरिफ्री पे पाए जाते हैं, लूजली अटैच होते हैं प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन से, जिसकी वजह से इनको बहुत आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम साल्ट सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन के अंदर चेंज कर दें या तो पीएच के अंदर चेंज कर दें तो इनको इजीली सेपरेट किया जा सकता है। सेकेंड यहाँ पे आते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है ये विद इन द मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। ठीक है, ये मेम्ब्रेन के विद इन पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर ही पाए जाते हैं। अबाउट 30 टाइप ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स भी क्या होते हैं, प्रोटीन्स ही होते हैं। तो 30 टाइप के एंजाइम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रिपोर्ट किए गए हैं, जैसे कि 5 न्यूक्लियोटाइडेज, मैग्नीशियम एक्टिवेटेड एटीपीएजेस, सोडियम पोटेशियम एक्टिवेटेड एटीपीएजेस जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं, एल्कलाइन फोस्फेटेज, एसिड फोस्फोमोनोएस्ट्रेज एंड आरएनएज। तो ये अलग अलग टाइप के एंजाइम्स यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन जो है यहाँ पे पाए जा सकते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि जो कि ब्लड एंटीजेंस होते हैं, जैसे कि ए एंड बी यहाँ पे हो गई।
तो ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर ये ओलिगोसैकेराइड्स एंड पेप्टाइड के बने हुए होते हैं। ओलिगोसैकेराइड इसका कार्बोहाइड्रेट पार्ट है एंड पेप्टाइड इसका प्रोटीनस पार्ट है। अब ये जो इसका कार्बोहाइड्रेट पार्ट है इसके पास एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज होती है जो डिटरमाइन करती है ब्लड ग्रुपिंग को, जैसे कि ब्लड ए है, बी है, ए बी है या तो ओ है, सेलुलर रिकॉग्निशन को और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को। तो ये अलग अलग टाइप के इसके काम होते हैं। थर्ड टाइप के प्रोटीन आते हैं लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। लिपिड एंकर्ड प्रोटीन जो होते हैं ये आउटसाइड द लिपिड मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, लिपिड बाइलेयर के बाहर पाए जाते हैं। बाहर ये इस साइड भी पाए जा सकते हैं, यानी कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर साइड भी पाए जा सकते हैं, और ये या फिर ये साइटोप्लाज्मिक सरफेस की साइड भी पाए जा सकते हैं। अलग अलग टाइप के ये प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि ये होते हैं चैनल प्रोटीन्स, जो कि सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, एक चैनल होता है उसके थ्रू सब्सटेंस क्या करते हैं, इजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देते हैं। सेकेंड टाइप का होता है कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन क्या करते हैं, एक सब्सटेंस के साथ बाइंड करते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, उसको मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव करवाते हैं और ट्रांसपोर्ट होता है। थर्ड टाइप के आते हैं रिसेप्टर प्रोटीन, जो कि स्पेसिफिकली बाइंड करते हैं, यानी कि ये जो रिसेप्टर होंगे ये अपने लिगेंड से स्पेसिफिकली बाइंड करके उनको क्या करेंगे, उनको ट्रांसपोर्ट करेंगे। एंड फोर्थ टाइप के होते हैं इंजाइमेटिक प्रोटीन, जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैरी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इंजाइम्स होते हैं सेल रेस्पिरेशन के, वो भी क्या है, वो क्या करते हैं, वो लिपिड एंकर्ड प्रोटीन होती है। तो ये अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स है, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स है, जो कि मूवमेंट के अंदर या फिर ट्रांसपोर्ट के अंदर हेल्प करते हैं। इसके बाद सेकंड यहाँ पे आता है मेम्ब्रेन लिपिड्स। मेम्ब्रेन लिपिड जो है, अब जो हमने बात की थी फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की, फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल एक एम्फीपैथिक इन नेचर होता है। एम्फीपैथिक नेचर का मीनिंग है इसके अंदर हाइड्रोफिलिक पोलर और हेड पाया जाएगा, और एक हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल इसके अंदर पाई जाती है। अब इसके अंदर तीन टाइप के मेम्ब्रेन लिपिड पाए जाते हैं, फोस्फोग्लिसराइड्स, स्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आता है फोस्फोग्लिसराइड्स। फोस्फोग्लिसराइड्स के अंदर अब क्या होता है, यहाँ पे एक यहाँ पे ग्लिसरॉल की बैकबोन होती है, ठीक है, एक यहाँ पे ग्लिसरॉल की बैकबोन होती है और एक फोस्फेट ग्रुप यहाँ पे पाया जाता है। तो ये एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर ये एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है। अब इस ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल की एस्टेरिफिकेशन होके यहाँ पे क्या होगा, दो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दो जो इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इनके ऊपर यहाँ पे फैटी एसिड की चेन लग जाएगी, ठीक है, फैटी एसिड की यहाँ पे चेन यहाँ पे एस्टिफाइड हो जाएगा फैटी एसिड चेन के अंदर। और थर्ड वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, थर्ड वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे एक फोस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है, एक फोस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे दो तो यहाँ पे फैटी एसाइल चेन होती है और ये मिलके बना देती है फोस्फोटिडिक एसिड। अब यहाँ पे एक फोस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच होता है और ये दो यहाँ पे क्या हो गई, दो यहाँ पे फैटी एसाइल की चेन हो गई। तो इस वे में ये एक फोस्फोग्लिसराइड मिलके बनाता है। फोस्फोटिडिक एसिड एज इट इज नहीं पाया जाता है, यहाँ पे ये एक्स के साथ कुछ ना कुछ अटैच होता है, तो ये फोस्फोग्लिसराइड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। ये एक और स्ट्रक्चर है यहाँ पे डिटेल में। तो यहाँ पे हमने बात की थी, एक हेड होता है, एक टेल होता है। टेल के अंदर ये जो है, ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन होती है, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की टेल पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पे ये ग्लिसरॉल का पार्ट पाया जाता है, और फिर यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे एक फोस्फेट ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, एक फोस्फेट ग्रुप अटैच होगा। इस फोस्फेट ग्रुप के साथ यहाँ पे ये आर अटैच होता है। ये आर कुछ भी हो सकता है, आर जैसे कि यहाँ पे हो सकता है कोलिन, इथेलेनोमाइन, सीरिन, इनोसिटोल, ये कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। अब इसके अकॉर्डिंग ही इनके नाम हो जाएंगे। अगर यहाँ पे कोलिन अटैच हो गया है, कोलिन अटैच होने के बाद ये फोस्फोटिडिल कोलिन यानी पीसी फॉर्म कर देता है। अगर यहाँ पे इथेनो इथेनोलामाइन अटैच हो गया है, तो ये फोस्फेटिडिल इथेनोलामाइन यानी पीई फॉर्म कर देता है। अगर यहाँ पे सीरिन बन अटैच हो गया है, तो ये फोस्फोटिडिल सीरिन यहाँ पे पीएस यहाँ पे फॉर्म कर देता है। अगर यहाँ पे इनोसिटोल अटैच हुआ है, तो ये फोस्फोटिडिल इनोसिटोल बन जाता है, यानी कि पीआई बन जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच होते हैं।
अब यहाँ पे इस भी डायग्राम के अंदर हम देखें, इस डायग्राम के अंदर भी हाइड्रोफिलिक हेड है, हाइड्रोफोबिक टेल है। अब यहाँ पे ये जो है ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन है, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन है, ये ग्लिसरॉल है, इससे फोस्फेट बंधा हुआ है। अब ये फोस्फेट के बाद ये एक्स है, एक्स जो है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पीई हो सकता है यानी कि फोस्फोटिडिल इथिलीन हो सकता है, फोस्फोटिडिल सीरिन हो सकता है, फोस्फोटिडिल कोलिन हो सकता है, या तो ये फोस्फोटिडिल इनोसिटोन हो सकता है, तो फोस्फोटिडाइल इनोसिटोन हो सकता है। तो ये कुछ भी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर स्फिंगोसिन से एक अमीनो के थ्रू फैटी एसिड की चेन अटैच होती है और इस फोस्फेट ग्रुप से यहाँ पे स्फिंगोमाइलिन अटैच हो जाता है, तो ये जो है ये स्फिंगोमाइलिन फॉर्म कर देती है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें इस एक्स की जगह अटैच होता है, ठीक है, तो यहाँ पे स्फिंगोमाइलिन फॉर्म कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो स्फिंगोलिपिड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो स्फिंगोसिन है, ठीक है, एक स्फिंगोसिन है, ये स्फिंगोसिन है, ये स्फिंगोसिन क्या करता है, लिंक्ड होता है फैटी एसिड से। ये स्फिंगोसिन इस फैटी एसिड से लिंक है किस के थ्रू, एक अमीनो ग्रुप के थ्रू, ठीक है, इस अमीनो ग्रुप के थ्रू इससे अटैच है। ये स्फिंगोसिन जो है एक अमीनो एल्कोहल होता है जिसके अंदर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन पाई जाती है, ठीक है। स्फिंगोसिन एक अमीनो एल्कोहल ग्रुप होता है जिसके अंदर एक हाइड्रोकार्बन की चेन पाई जाती है। अब ये भी एम्पीफैथिक इन नेचर होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक पोलर हेड होता है, एक हाइड्रोफोबिक फोबिक नॉन पोलर टेल इसके अंदर पाई जाती है। अब ये जो स्फिंगोसिन है, अगर इस स्फिंगोसिन के साथ यहाँ पे फोस्फोराइल कोलिन अटैच हो गया है, ठीक है, फोस्फोराइल कोलिन अगर अटैच हो गया है तो ये बन जाता है स्फिंगोमाइलिन। अगर यहाँ पे स्फिंगोसिन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच हो गया है तो ये बन जाता है एक ग्लाइकोलिपिड। अब ये कार्बोहाइड्रेट अगर सिंपल शुगर है तो ये सैरिब्रोसाइड बना देता है, अगर ये ओलिगोसैकेराइड सैकेराइड शुगर है तो ये गैंग्लियोसाइड बना देता है। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर यहाँ पे बनते हैं। तो अगर स्फिंगोसिन के साथ अगर फोस्फोराइल कोलिन पाया जा रहा है तो स्फिंगोमाइलिन बन गया। अगर स्फिंगोसिन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच हो गया तो ग्लाइकोलिपिड बन गया। अब ये कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर भी हो सकती है जो कि सैरिब्रोसाइड बनाएगी, ये ओलिगोसैकेराइड शुगर भी हो सकती है जो कि गैंग्लियोसाइड बनाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ये जो स्ट्रक्चर आते हैं ये होते हैं कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल जो है ये सर्टेन एनिमल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं एंड 50% तक ये पाए जा सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड बैक्टीरियल सेल्स के अंदर ये एब्सेंट पाए जाते हैं। काम क्या है इनका, स्ट्रेंथन एंड स्टेबलाइज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथन करने का एंड उसको स्टेबलाइज करने का काम है। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स है ये ओरिएंटेड होते हैं इनके स्मॉल हाइड्रोफिलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन सरफेस, ठीक है, मेम्ब्रेन सरफेस के टुवर्ड्स होंगे। और जो इनका रिमाइंडर पार्ट है वो मॉलिक्यूल में वो क्या होगा, इस मॉलिक्यूल का रिमाइंडर पार्ट वो एम्बेडेड होता है लिपिड बाइलेयर के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे जो है ये एम्बेडेड भी पाया जा रहा है और कुछ पार्ट इसका फ्री पाया जाता है। तो इसके अंदर जो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो मेम्ब्रेन सरफेस की तरफ पाया जाता है, जबकि इसका बचा हुआ पार्ट है वो लिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड होता है, धसा हुआ होता है। हाइड्रोफोबिक रिंग जो है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल की, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोफोबिक रिंग्स जो पाई जाएंगी वो फैट एंड रिजिड होती है, ठीक है, फैट और रिजिड होंगी, जिसकी वजह से ये क्या करती है, इंटरफेयर करती है विद द मूवमेंट ऑफ फैटी एसिड टेल्स ऑफ द फोस्फोलिपिड, एंड इस वे में ये इसको स्टेबलाइज एंड स्ट्रेंथन करती है। तो ये इंटरफेयर करती है जो फैटी एसिड टेल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्या पाए जा रहे हैं, ये फ्लूइडी नेचर होते हैं, तो इनके साथ ये इंटरफेयर करती रहती है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल से कोवलेंटली लिंक्ड होते हैं। अब ये अगर लिपिड से ये लिंक्ड है तो ये कहलाएंगे ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड यानी कि लिपिड वाला पार्ट, एंड अगर ये प्रोटीन से अटैच है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएंगे। कोवलेंटली अगर लिपिड से अटैच है तो ये ग्लाइकोलिपिड कहलाएंगे, अगर प्रोटीन से अटैच है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएंगे। तो यहाँ तक हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर के बारे में।
इसके बाद इसकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज आती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जैसे कि इसके अंदर एसिमेट्री पाई जाती है। ये जो लीफलेट है, इसको लीफलेट बोला जाता है, ठीक है, ये एक लीफलेट है और ये सेकंड लीफलेट है। अब इन लीफलेट के अंदर क्या है, एसिमेट्री पाई जाती है। ये दोनों सिमिलर नहीं होते हैं, हम स्ट्रक्चर इनका सिमिलर बनाते हैं लेकिन कंपोजिशन के अंदर ये सिमिलर नहीं होते हैं। तो ये एसिमेट्री क्यों पाई जाती है, ये आउटर और इनर लीफलेट के अंदर कंपोजिशन अलग होने की वजह से। तो आउटर लीफलेट के अंदर फोस्फोटिडिल कोलिन, ठीक है, पीसी पाया जाता है और स्फिंगोमाइलिन पाया जाता है। इनर लीफलेट के अंदर फोस्फोटिडिल इथेनोमाइन पाया जाता है एंड फोस्फोटिडिल सीरिन पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनके अंदर एसिमेट्री किस में पाई जाती है, या फिर आउटर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कौन से टाइप के यहाँ पे मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तो आउटर एंड इनर के अंदर दोनों के अंदर अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, इसलिए इनके अंदर क्या पाया जाता है, एसिमेट्री पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे आती है सेल्फ असेंबली। अब ये जो लिपिड बाय या फिर फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, इनके अंदर सेल्फ असेंबल होने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगर यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने लिया यहाँ पे फोस्फोटिडिल कोलिन, फोस्फोटिडिल कोलिन को डिस्पर्स कर दिया एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, उसको फैला दिया एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो यहाँ पे कुछ देर बाद देखा जाएगा कि जो फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है वो स्पॉन्टेनियसली खुद को असेंबल कर लेते हैं टू फॉर्म द वॉल्स ऑफ फ्लूइड फिल्ड स्फेरिकल वेसिकल। ये एक स्फेरिकल वेसिकल की फॉर्म में क्या कर लेते हैं, खुद को अरेंज कर लेते हैं और इसको बोला जाता है लिपोसोम, ठीक है, इसको लिपोसोम बोला जाता है। और इस लिपोसोम का जो वॉल्स है वो कंटिन्यूस लिपिड बाइलेयर, ठीक है, कंटिन्यूस लिपिड बाइलेयर कंस्टिट्यूट करती है, ऑर्गेनाइज होती है सेम मैनर के अंदर जैसे कि लिपिड बाइलेयर नेचुरल मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज होती है। तो ये खुद को सेल्फ असेंबल कर लेता है, ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है ये खुद को सेल्फ असेंबल कर लेते हैं, वैसे ही बन जाते हैं जैसे कि नेचुरल मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती हैं। तो ये दो प्रॉपर्टीज इसके अंदर बिल्कुल यूनिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। एक तो ये एसिमेट्री शो करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड ये सेल्फ असेंबली जो है इनके अंदर पाई जाती है, खुद को सेल्फ असेंबल कर लेती है। तो ये दो यूनिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो इस वीडियो में हमने स्ट्रक्चरल मॉडल के बारे में डिस्कस कर लिया है। इसके बाद अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चरल मॉडल के अंदर ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया गया है, तो ट्रांसपोर्ट को हम या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, पैसिव ट्रांसपोर्ट को अलग से वीडियोज में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।